सो नाउ कम टू द टॉपिक इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को बंधत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज अ फेलियर टू कंसीव विद इन 1 year और मोर years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस, ठीक है। तो इसके बाद आती है इसकी टाइप्स। डेफिनेशन में क्या है, जब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा टाइम भी अनप्रोटेक्टेड कोइटस अगर पेशेंट मतलब कपल कर रहा है तो तब भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे तो उसे बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स इसकी 2 होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या रहता है कि अगर पेशेंट ने, अगर लेडी ने या कपल ने एक बार भी कंसीव नहीं किया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी में होता है एक चाइल्ड आ गया, मतलब इनफर्टिलिटी डेट अकर्स आफ्टर प्रीवियस प्रेगनेंसी रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। मतलब एक बार कंसीव हो गया है, ठीक है, उसका आउटकम कुछ भी रहे लेकिन एक बार कंसीव हुआ है। इसमें है एक बार भी कंसीव नहीं किया है, ठीक है। सो द फैक्टर्स एसेंशियल फॉर द कंसेप्शन। कंसेप्शन होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। सबसे पहले रहता है हेल्थी स्पर्मेटोजोआ, मतलब जो स्पर्म है जिसने जाके ओवम को फर्टिलाइज करना है, ठीक है, वो प्रॉपर होनी चाहिए और प्रॉपरली वो वजाइना में डिपॉजिट होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली डिपॉजिट होगी तभी वो फेलोपियन ट्यूब में जाकर ओवम को फर्टिलाइज करेगी, ठीक है। एक्रोसोम रिएक्शन प्रॉपर होना चाहिए। आपको पता है कि ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म को पहले यहाँ पे एक्रोसोम रिएक्शन होता है, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। स्पर्म मोटाइल होनी चाहिए। उसे देखो, यहाँ रहता है वेजाइना, ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्पर्म है, ठीक है, तो उसको मूवमेंट करके 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 यहाँ पे जाके यहाँ ओवम को फर्टिलाइज करना, तो इसकी मोटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ओवुलेशन, आगे ओवम भी तो होना चाहिए ना, ओवुलेशन होगी, ठीक है, तो तभी ही कंसेप्शन होगी। फिर आते हैं ट्यूबल फैक्टर। ये जो ट्यूब्स हैं वो पेटेंट होनी चाहिए, इनमें कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होगी। फिर उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, मतलब दोनों स्पर्म और ओवम की फर्टिलाइजेशन, मतलब मीटिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद है रिसेप्टिव एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट बन गया, अब इसने मूव करके यहाँ पे आके इम्प्लांट होना है, तो ये भी प्रॉपर यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो है रेडी होनी चाहिए कि इसको इम्प्लांट को कैरी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। अब कॉजेज क्या रहते हैं, देखो, मेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, वो दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक फैक्टर और आता है अनएक्सप्लेन्ड, जब पता ही नहीं चलता कि क्या रीज़न क्या है, ठीक है। तो मेल का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 30 to 40%, ठीक है। फीमेल 40 to 55%, दोनों 10%, ठीक है, और बाकी 10% अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है। तो ये कॉजेज रहते हैं। अब हम मेल के अलग पढ़ेंगे, फीमेल के अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मेल में, ठीक है। अब मेल में क्या हो सकता है, प्रोडक्शन कहाँ पे होती है स्पर्म की, टेस्टिस में, तो हम कह सकते हैं टेस्टिस में प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकती है, प्री टेस्टिकुलर कॉज, ठीक है, पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज, ठीक है, एंड नेक्स्ट हो सकता है टेस्टिकुलर, ठीक है। तो इन तीनों कॉजेज को हमको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहता है, प्री टेस्टिकुलर कॉज। सबसे पहले प्री टेस्टिकुलर कॉज में क्या होगा, अब देखिए, सबसे पहला कॉज आता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या रहता है, हो सकता है गोनेडोट्रोफिन डेफिशिएंसी हो, टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, या LH FSH जिसने स्पर्म की प्रोडक्शन में टेस्टोस्टेरोन के बनने में हेल्प करनी है वो ना हो, ठीक है। कोई थायराइड डेफिशिएंसी हो सकती है, थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है,
ठीक है। फिर क्या हो सकता है, एक मेन कारण आता है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। अगर कोई और हार्मोन जो है वो डोमिनेंट रहेगा तो वो बाकी हार्मोन्स को उनके नॉर्मल रेंज से गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो वो बाकी हार्मोन्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ज़्यादा जे बन रहा है तो ये कहाँ से बनेंगे, ठीक है। या इसका अमाउंट बढ़ रहा है तो इन पे इफेक्ट ऑफकोर्स पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइकोसेक्सुअल। साइकोसेक्सुअल में क्या आता है, साइकोसेक्सुअल में आ सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। फिर इसमें आ सकता है इम्पोटेंसी, ठीक है। इम्पोटेंसी में वही आ जाता है, मतलब इजैकुलेशन फेलियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद कोई ड्रग्स आ सकती हैं। ड्रग्स में जैसे कोई पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है, ठीक है, तो उनमें ये कॉजेज हो सकता है। फिर एंटी साइकोटिक्स कोई ले रहा है, ठीक है, तो उसमें भी आ सकता है। नेक्स्ट कॉज आता है जेनेटिक, जैसे वाई क्रोमोसोम डिलीशन होना, ठीक है, 47+XXY क्रोमोसोम, ठीक है, और या कोई सिंगल जीन म्यूटेशन हो जाना, ये सारे कॉजेज हैं प्री टेस्टिकुलर। अब हम करते हैं टेस्टिकुलर कॉजेज। आपको 10 मार्क्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी का, ठीक है। तो इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें टेस्टिकुलर कॉजेज में अब क्या आएगा, अब नॉर्मेलिटी आएगी कोई टेस्टिस में, जैसे इमोटाइल सीलिया, ठीक है, कि सीलिया है जो प्रॉपरली वो ही काम नहीं कर रहे। एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन आती है क्रिप्टोकाइडिज्म, CRYPTOCHIDISM। इसमें क्या रहता है कि आपको पता है कि जब लास्ट मंथ रहता है, जब बेबी उसके मदर के वूम में होता है, तो उसकी टेस्टिस जो हैं ये जो पहले डिसेंड होती हैं, ठीक है, एब्डोमेन से स्क्रोटम में, ठीक है, लेकिन ये हो नहीं पाती। जब ये हो नहीं पाती तो उसको हम कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म, ठीक है, टेस्टिस की कोई इन्फेक्शन हो जाना। फिर आता है कोई ड्रग्स रेडिएशन का टेस्टिस पे इफेक्ट पड़ सकता है, वेरिकोसील, ठीक है, वेसिकोसील, ठीक है। कोई इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर हो, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, सर्टोली सेलोनी सिंड्रोम, ठीक है, कोई सर्टोली सेल का डिसफंक्शन हो, ठीक है। उसके बाद क्या कॉजेज हम कह सकते हैं, कोई प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर हो जाए, ठीक है। तो ये कॉजेज आ जाते हैं प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर, ठीक है। तो ये कॉजेज आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज में, ठीक है। पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज में क्या रहता है, सबसे पहले आता है कोई एफरन डक्ट जो स्पर्म्स को लेकर जा रही है उसकी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंजेनाइटल कॉज, कंजेनाइटल कॉज में आ जाता है कि वॉज डेफरेंस ही एब्सेंट हो, ठीक है। अब आपको पता है टेस्टिस से लेकर तो वॉज डेफरेंस नहीं जाना है, अगर इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या ये एब्सेंट हो तो आगे स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। यंग सिंड्रोम क्या रहता है, जब एजोस्पर्मिया होता है, ठीक है। एक्वायर्ड में पेशेंट को टीबी हो सकता है, गोनोरिया की इन्फेक्शन हो सकती है, उसमें भी आ सकता है, ठीक है। सर्जिकली अगर वेसेक्टमी इसी को काट दिया, ठीक है, तो आगे स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। अदर इजैकुलेटरी फेलियर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, पेशेंट की मतलब इजैकुलेशन बैकवर्ड हो रही है, ठीक है। ब्लैडर नेक सर्जरी हो। हाइपोस्पेडियस क्या रहता है, जो पेनिस की ओपनिंग टिप पे होनी चाहिए वो वहाँ पे नहीं होती, पीछे आगे इधर उधर कहीं पे भी हो सकती है, तो उसको बोलते हैं हम हाइपोस्पेडियस, ठीक है। तो ये मेल के कॉजेज हैं मेल ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो फीमेल इनफर्टिलिटी में भी कुछ कॉज फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि ओवेरियन फैक्टर। ओवेरियन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे फीमेल्स में क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपको पता है ओवरी होती है, ट्यूबल होती है, ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस होता है, सर्विक्स होती है, वेजाइनल होती है, तो सारे, ठीक है। तो ओवेरियन फैक्टर 40 to 30% मतलब
कॉज होता है इसका, ठीक है। ट्यूबल फैक्टर हो सकता है कि हम सोच सकते हैं कि पेशेंट को इनफर्टिलिटी है तो 25 to 35% पेशेंट में ये देखने को मिलेगा। यूट्राइन फैक्टर्स 1 to 10%, सर्वाइकल, ठीक है, वेजाइनल और कंबाइंड भी होता है, ठीक है। उसके बाद मेजर फेलियर टू ओवुलेट, मतलब ये जो है ओवुलेशन के फैक्टर हैं उसमें क्या रहता है, मोस्ट कॉमन मिलता है हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो आजकल देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद सेक्रेट ओवरीज, प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो जाए, पीसीओएस देखने को पेशेंट को मिलता है, ये भी हार्मोनली है, ठीक है। उसके बाद डिसफंक्शनल फेलोपियन ट्यूब्स में क्या देखने को मिल सकता है कि फेलोपियन ट्यूब की इन्फेक्शन हो गई है, एब्डोमिनल कोई डिजीज कारण इन्फेक्शन हो सकती है या उस पर कोई प्रेशर पड़ सकता है, कोई सर्जरी हुई है उसकी वजह से एक्टोपिक सर्जरी, एक्टोपिक कोई प्रेगनेंसी हो गई या उसकी सर्जरी है, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या हो सकता है, उसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो सकती है लाइनिंग की, जिसकी वजह से प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ओवुलेशन डिसऑर्डर्स के कॉजेज़ क्या हैं, पेशेंट की एज, ठीक है, पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व कम है, देखो पीछे एग होने चाहिए, आपको पता है फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर से एग रिलीज होता है, अगर रिजर्व ही नहीं पीछे रहेगा तो ओवम नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। प्री मैच्योर ओवेरियन फोलियर, मतलब वही यूज एग हैं वो ख़त्म हो गए जहाँ, मतलब उनकी ओवरी ही फेल हो गई, ठीक है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे पीसीओएस हो सकता है, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट हो सकता है, ल्यूटिनाइज अनरप्चर्ड फॉलिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स ही नहीं रप्चर हो रहे। ट्यूबल कॉज में क्या हो सकता है, सबसे मेन है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, कोई पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ठीक है, ट्यूबल सर्जरी हुई है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अब देखो ये फेलोपियन ट्यूब है, अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी एक्टोपिक थी, अगर हमने यहाँ से निकाला है तो यहाँ पे एरिया ख़राब हो गया है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। सल्पिंजेक्टमी हो सकती है, मतलब निकाली हो ट्यूब, ठीक है। यूट्राइन फैक्टर्स में क्या हो सकता है, हाइपोप्लेजिया हो सकता है, मतलब यूट्रस की प्रॉपर वॉल ना हो, कंजेनाइटल यूट्राइन कोई एनॉमली हो, ठीक है, जो आपने यूट्राइन अपनी कंजेनाइटल कंडीशंस में पढ़ी होगी, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस की हुई हो, पुअर सर्वाइकल म्यूकस क्वांटिटी हो, इन्फेक्शन हो, ठीक है। तो सर्वाइकल फैक्टर्स में क्या रहता है, कोई क्रॉनिक सर्विसाइटिस हो, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या रहता है, देखिए सर्विक्स है उसी में से स्पर्म्स जानी रहती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो स्पर्म्स को ही मतलब डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पेरिटोनियल फैक्टर, ठीक है, ये कमी वेरी करते हैं। उसके बाद वेजाइनल फैक्टर्स आते हैं, कोई वेजाइना ही एब्सेंट हो, कंजेनाइटली एब्सेंट हो, सेप्टेट वेजाइना हो, वेजिनाइटिस हो, ठीक है। और फीमेल में दोनों में हमें कोई कॉज नहीं देखने को मिल रहा, तो फिर भी इनफर्टिलिटी हम सोच सकते हैं कि कोई कंबाइंड फैक्टर हो सकता है। उसमें क्या रहता है, सबसे पहले रहता है एडवांस एज ऑफ फीमेल बियॉन्ड 35 ईयर, उसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इनफ्रीक्वेंट इंटरकोर्स हो, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कोइटस टेक्निक्स, ठीक है, टाइमिंग ऑफ कोइटस टू यूटिलाइज अ फर्टिलाइज पीरियड, ये पेशेंट को पता ही ना हो, ठीक है। एपेरियूनिया डिस्पेरियूनिया की प्रॉब्लम हो, एंजाइटी, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग इंटरकोर्स और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबल।